ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया अपनी अंगड़ाई ले रही थी। सदियां बीत गईं, लेकिन कुछ नाम और कुछ कहानियां वक्त की धूल में गुम नहीं होते, बल्कि और चमकते हैं। एक ऐसा ही नाम था डैनियल डिफो का। वो सिर्फ एक लेखक नहीं था, वो अपने दौर का आईना था। लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी का इंग्लैंड, एक ऐसी दुनिया जहां समुद्री सफर, तिजारत और नई जमीनों की खोज इंसान के ख्वाबों का मरकज थी। डीफो एक काजिर था, एक जर्नलिस्ट, यहां तक कि एक जासूस भी। उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था। उसने इंसान की हिम्मत भी देखी और उसकी लालच भी। और फिर उसने एक हकीकी कहानी सुनी, अलेक्जेंडर सेलकर्क नाम के एक समुद्री जहाजी की, जिसे एक वीरान जजीरे पर 4 साल से ज्यादा के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। एक हकीकी इंसान की तन्हाई की इस चिंगारी से डीफो ने एक ऐसी आग रोशन की जिसकी रोशनी ने लिटरेचर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक किरदार बनाया जो सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि इंसानियत की हिम्मत, उसकी गलतियों और उसके वजूद की तलाश का सिंबल बन गया। तो सवाल ये उठता है, क्या इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, या वो सिर्फ उस कहानी का एक किरदार है जो किस्मत ने उसके पैदा होने से पहले ही लिख दी थी? क्या हमारे फैसले हमारे हैं, या वो उस अनजानी लहर का हिस्सा हैं जो हमें किनारे की तरफ ले जा रही है? ये कहानी उस एक शख्स की है जिसने इन्हीं सवालों के जवाब अपनी जिंदगी से दिए। उसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। उसकी कहानी शुरू होती है 1632 में, इंग्लैंड के शहर यॉर्क में। एक आरामदेह मिडिल क्लास घराना। बाप एक कामयाब सौदागर जिसने मेहनत से अपनी जगह बनाई थी। उनका असल नाम क्रूजेनायर था, लेकिन अंग्रेजी जबान ने उसे आसान बनाकर क्रूसो कर दिया था। रॉबिन्सन अपने बाप का तीसरा बेटा था, और उसके बाप की बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसका बेटा कानून पढ़े, एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी गुजारे और सुकून से उस मिडिल स्टेशन ऑफ लाइफ में रहे जिसे वो दुनिया की सबसे महफूज जगह मानते थे। वो कहते थे, बेटा, जिंदगी का असल सुकून ना बहुत अमीर होने की चिंता में है, ना गरीब होने के खौफ में। ये दरमियान का रास्ता है जहां सख्ती और ऐश दोनों की इंतहा से इंसान बचा रहता है। लेकिन रॉबिन्सन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके दिल में समुद्र की लहरें शोर मचाती थीं। उसे दूर देशों के नाम बुलाते थे। अनजाने सफर की कशिश उसे बेचैन रखती थी। उसके अंदर एक आग थी, एक ऐसी आग जिसे यॉर्क शहर की शांत गलियां बुझा नहीं सकती थीं। वो अपने बाप की नसीहतों को सुनता, उसके आंसुओं को देखता, लेकिन उसके ख्वाब उसके बाप के खौफ से कहीं ज्यादा बड़े थे। उसका बाप कहता था, अगर तुमने ये रास्ता चुना तो याद रखना, खुदा की तरफ से भी तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, और एक दिन तुम पछताओगे जब तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। ये अल्फाज एक बाप की दुआ कम और एक पेशगोई लगती थी प्रोफेसी। और आखिरकार 18 साल की उम्र में 1 सितंबर 1651 को उसने वो कर ही दिया। अपने माँ बाप को बिना बताए वो अपने एक दोस्त के साथ हल शहर से लंदन जाने वाले जहाज पर सवार हो गया। उसने अपनी किस्मत को दावत दे दी थी। समुंदर जो उसके ख्वाबों में महबूबा की तरह था, अब अपनी असल सूरत दिखाने वाला था। सफर शुरू हुए कुछ दिन ही हुए थे कि आसमान ने अपना रंग बदला। हवा चीखने लगी और समुंदर एक दीवाने हाथी की तरह चिंघाड़ने लगा। रॉबिन्सन, जिसने कभी ऐसी दहशत नहीं देखी थी, मौत को अपने सामने देख रहा था। जहाज टूटने के करीब था। उस पल उसे अपने बाप के लफ्ज, उसके आंसू याद आए। उसने खुदा से वादा किया कि तूने अगर मुझे बचा लिया तो मैं सीधा अपने बाप के घर जाऊंगा और कभी समुंदर का रुख नहीं करूंगा। किस्मत ने उसे एक मौका दिया। जहाज तूफान से निकल गया, लेकिन इंसान की फितरत भी अजीब है। मौत के खौफ से किए गए वादे जिंदगी की पहली धूप और शराब के पहले घूंट में ही पिघल जाते हैं। जैसे ही खतरा टला, उसका पछतावा भी हवा हो गया। उसने अपने दिल को समझाया कि यह तो बस एक इत्तेफाक था। उसका सफर जारी रहा, लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर था उस फिल्म का जो किस्मत ने उसके लिए लिखी थी। अगले सफर पर उसने तिजारत में हाथ आजमाया और कुछ कामयाबी भी हासिल की। पैसा उसके हाथ में आने लगा, मगर उसकी किस्मत में सुकून कहाँ था। अफ्रीका के साहिल के पास गिनी की तरफ जाते हुए उसके जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। ये मशहूर सली रोवर्स थे, बर्बरी पायरेट्स, जिनका खौफ दूर दूर तक था। लड़ाई हुई, लेकिन वो हार गए। आजादी का परवाना सपटे देखने वाला रॉबिन्सन क्रूसो अब मोरक्को के शहर
सलीम एक गुलाम था। 2 साल, पूरे 2 साल उसने गुलामी की जंजीरों में गुजारे। वही समुंदर जिसे उसने महबूब समझा था, अब उसकी जेल की दीवार बन चुका था। उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब उसके मालिक की खिदमत में धुंधला गए थे, लेकिन उसके अंदर की आग अभी बुझी नहीं थी। वो मौके की तलाश में था और एक दिन किस्मत ने दरवाजे पर फिर दस्तक दी। उसका मालिक उसे अक्सर मछली पकड़ने के लिए एक छोटी कश्ती में समुंदर में भेजता था। एक दिन उसके साथ एक छोटा लड़का था जिसका नाम यिक्सुरी था। रॉबिन्सन ने एक प्लान बनाया। जब वो समुंदर में काफी दूर थे तो उसने अपने निगहबान को धोखा देकर पानी में फेंक दिया और युक्सरी को अपने साथ चलने पर राजी कर लिया। 2 लोग, एक छोटी सी कश्ती और सामने एक बेनाम अनजाना समंदर। उसने एक कैद से तो आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन अब वो एक ऐसी कैद में दाखिल हो चुका था जो जमीन से ज्यादा बड़ी और इंसानों से ज्यादा वहशी थी। कुदरत की कैद। उसका असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। और वो इम्तिहान था तन्हाई का, भूख का और उस अनजाने खौफ का जो हर लहर के साथ उनकी छोटी सी कश्ती से टकरा रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। रॉबिन्सन और जूरी उस छोटी सी कश्ती में अफ्रीका के साहिलों के साथ साथ सफ़र करते रहे। उनके पास मीठा पानी खत्म हो रहा था, खाना ना होने के बराबर था। उन्हें ज़मीन पर उतरने से भी डर लगता था। ना जाने कौन से वहशी जानवर या उससे भी ज़्यादा वहशी इंसान उनका इंतज़ार कर रहे हों। लेकिन जब प्यास हद से बढ़ जाती तो मजबूरन उन्हें ज़मीन का रुख करना पड़ता। एक ऐसी ही रात जब वो एक नदी के किनारे थे, उन्हें एक अजीब दहाड़ सुनाई दी। वो एक शेर था जो पानी पीने आया था। जूरी के तो होश उड़ गए, लेकिन रॉबिन्सन के हाथ में बंदूक थी। ये वही बंदूक थी जो उसने अपने मालिक की कश्ती से चुराई थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक इतने बड़े जानवर का शिकार किया। एक गोली और वो शेर ढेर हो गया। इस एक वाक्य ने उन्हें ना सिर्फ खाना फराहम किया, बल्कि रॉबिन्सन के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा किया। उसने कुदरत के एक ताकतवर मखलूक को शिकस्त दी थी। शायद वो इस बेनाम समंदर को भी हरा सकता था। सफर जारी रहा। वो आगे बढ़ते गए, कभी जमीन पर उतरकर मीठा पानी भरते, कभी छोटे जानवरों का शिकार करते। एक दिन उन्हें दूर से कुछ इंसान नजर आए। वो लोग बिल्कुल बरहना थे, उनकी रंगत गहरी थी। रॉबिन्सन पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने देखा कि वो लोग उसे इशारे कर रहे थे। उनके चेहरों पर दुश्मनी नहीं, हैरत थी। रॉबिन्सन ने हिम्मत की और उनके पास गया। उन लोगों ने कभी ऐसी कश्ती या ऐसी रंगत का इंसान नहीं देखा था। वो उनसे बात तो नहीं कर सकता था, लेकिन इशारों की जबान हर कोई समझता है। रॉबिन्सन ने उन्हें शिकार किए हुए जानवर की खाल दी और बदले में उन लोगों ने उसे पानी और कुछ फल दिए। ये इंसानियत का वो रिश्ता था जो जबान और रंग का मोहताज नहीं होता। वो कुछ दिन उनके साथ रहा, उनके रहन सहन को देखा और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। लेकिन उसके दिल में एक बात घर कर गई थी कि इंसान हर जगह इंसान ही होता है, बस उसके तौर तरीके अलग होते हैं। उनका सफर अभी भी खतरनाक था। उन्हें लग रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर एक सुबह जब उम्मीद की आखिरी किरण भी डूब रही थी, जूरी ने जोर से चिल्लाया, मालिक, एक जहाज। रॉबिन्सन ने अपनी आंखें मली। दूर उफक पर एक छोटा सा नुक्ता था जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। वो एक जहाज था। वो एक पुर्तगाली जहाज था। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने कपड़े हवा में लहराए, आग जलाकर धुआं किया, हर मुमकिन कोशिश की कि जहाज उन्हें देख ले। और किस्मत ने उनका साथ दिया। जहाज के कप्तान ने उन्हें देख लिया और उनकी तरफ रुख कर लिया। जब रॉबिन्सन उस बड़े जहाज पर चढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये जिंदगी का एक नया जन्म था। वो कप्तान एक बहुत शरीफ और रहमदिल इंसान था। उसने रॉबिन्सन की पूरी कहानी सुनी, उसे खाना दिया, कपड़े दिए और उससे वादा किया कि वो उसे ब्राजील ले जाएगा, जहां वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। उस कप्तान ने रॉबिन्सन से उसकी छोटी कश्ती और उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था, वो सब एक मुनासिब कीमत पर खरीद लिया। यहां तक कि उसने जूरी को भी खरीदने की पेशकश की, लेकिन इस शर्त पर कि 10 साल बाद अगर जूरी क्रिश्चियन बन जाता है तो वो उसे आज़ाद कर देगा। रॉबिन्सन ने जूरी की रजामंदी से यह सौदा कर लिया। शायद तुम सोचो उसने अपने साथी को बेच दिया, लेकिन उस वक्त के दस्तूर और रॉबिन्सन की मजबूरी को देखो। उसके लिए यह जूरी के मुस्तकबिल को महफूज करने का जरिया था, बजाय इसके कि वो अनजाने मुल्क में लावारिस फिरता। ब्राजील पहुंचकर रॉबिन्सन ने सामान के पैसों से जमीन खरीदी और चीनी की काश्त शुरू कर दी। वो मेहनत करता गया और उसकी मेहनत रंग लाई। 4 साल के अंदर वो एक गुलाम से कामयाब बागान का मालिक बन चुका था।
उसके पास पैसा था, इज्जत थी, वही मिडिल स्टेशन ऑफ लाइफ जिसके लिए उसके बाप ने उसे नसीहत की थी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसने कभी खोया था। लेकिन इंसान की फितरत भी अजीब है। जब सब कुछ मिल जाता है तब उसे उस चीज की तलब होती है जो उसके पास नहीं होती। रॉबिन्सन को उसकी पुरानी जिंदगी, समंदर की लहरें और सरमाए का नशा फिर से खींचने लगा। उसके बागान में काम करने के लिए मजदूरों की कमी थी। उन दिनों अफ्रीका से गुलाम लाने का काम बहुत मुनाफा बख्श था, लेकिन गैर कानूनी भी था। उसके कुछ अमीर पड़ोसियों ने एक मंसूबा बनाया। वो चुपके से एक जहाज अफ्रीका भेजेंगे, वहां से गुलाम लाएंगे और आपस में बांट लेंगे। इस काम के लिए उन्हें एक तजुर्बेकार आदमी की जरूरत थी, जो समंदर और अफ्रीका के रास्तों को जानता हो। और उनकी नजर रॉबिन्सन क्रूसो पर पड़ी। उन्होंने कहा कि उसे कोई पैसा नहीं लगाना, बस उनके साथ चलना है और बदले में उसे भी बराबर के गुलाम मिलेंगे। रॉबिन्सन के अंदर का लालच जाग उठा। वो भूल गया कि खुदा ने उसे गुलामी से निकालकर मालिक बनाया था। वो भूल गया कि उसकी आरामदेह जिंदगी कितनी बड़ी नेमत थी। एक पल की लालच में उसने हाँ कह दी। यही वो लम्हा था जहां उसने अपनी किस्मत को एक बार फिर दांव पर लगा दिया। एक ऐसी गलती जिसकी सजा उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली थी। सितंबर 1 1659 को वो अपनी नई आरामदेह जिंदगी को अलविदा कहकर उस मनहूस जहाज पर सवार हो गया। वो समंदर की तरफ देख रहा था, अपनी आने वाली दौलत के सपने बुन रहा था, इस बात से अनजान कि आसमान में काले बादल जमा हो रहे थे, ना सिर्फ मौसम के बल्कि उसकी अपनी किस्मत के। वो काले बादल जल्द ही बरसने लगे और ऐसे बरसे कि आसमान और समंदर एक हो गए। शुरू के कुछ दिन सफर ठीक था, लेकिन फिर एक जबरदस्त तूफान ने उनके जहाज को आ घेरा। यह तूफान रॉबिन्सन की जिंदगी में आए पहले तूफानों जैसा नहीं था। यह कयामत थी। समंदर एक दीवाने हाथी की तरह झूम रहा था, उनके लकड़ी के जहाज को एक खिलौने की तरह उछाल रहा था। हवाएं चीख रही थी जैसे कोई रूह अजाब में हो। 2 हफ्ते तक, फॉर 12 लॉन्ग डेज, वो मौत और जिंदगी के बीच झटक रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। जहाज के मस्तूल टूट चुके थे, पाल फट चुके थे और हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था। जहाज के कप्तान ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। सब बस अपनी आखिरी दुआएं मांग रहे थे। और फिर एक सुबह जब तूफान थोड़ा थमा, एक आदमी ने चीख कर कहा, जमीन, लैंड। सब भागकर डेक पर आए। सामने धुंध में एक जमीन का टुकड़ा नजर आ रहा था, लेकिन उनकी खुशी जल्दी खौफ में बदल गई। उनका जहाज एक रेत के टीले से टकराकर फंस गया था। समंदर की लहरें उस पर टूट रही थीं और वो समझ गई कि जहाज अब टूटने वाला है। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, एक छोटी सी कश्ती, अ लाइफ बोट। 11 लोग उस छोटी सी कश्ती में सवार हुए, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो जमीन तक पहुंच जाएं। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। समंदर का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो कश्ती को जमीन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लहरें उन्हें कचरे की तरह इधर उधर फेंक रही थी। रॉबिन्सन ने पलट कर देखा, एक पहाड़ जैसी लहर उनकी तरफ पड़ रही थी। उसने बस इतना ही कहा, गुड बाय फ्रेंड्स, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। कश्ती पलट गई। रॉबिन्सन को लगा जैसे समंदर ने उसे निगल लिया हो। पानी के नीचे वो हाथ पैर मारता रहा, सांस के लिए तड़पता रहा। लहर ने उसे बड़ी कुव्वत से जमीन की तरफ धकेला। उसके पैर रेत से टकराए, लेकिन अगले ही पल वापस आती लहर उसे फिर समंदर में खींच ले गई। ये सिलसिला चलता रहा। वो लड़ता रहा अपनी पूरी ताकत से, उस वक्त तक जब तक एक आखिरी सबसे ताकतवर लहर ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। वो बेहोश सा रेत पर पड़ा था, पानी उसके ऊपर से गुजर रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसमें होश आया, उसने सर उठाया। वो जिंदा था, मगर बिल्कुल अकेला। उसने दूर तक नजर दौड़ाई, उसके साथी कहीं नहीं थे। समंदर ने उन सबको निगल लिया था। 11 लोग थे उस कश्ती में, और अब सिर्फ वो। क्या यह खुदा की रहमत थी या एक ऐसी सजा जो मौत से भी बदतर थी? उस वक्त वो इसका जवाब नहीं जानता था। उसने बस आसमान की तरफ देखा, हाथ जोड़े और खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई। रात होने लगी। उसके पास न खाना था, न पानी, न हथियार, न ही सर छुपाने की कोई जगह। अंधेरा होते ही जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ये किसी वहशी जानवर की आवाज थी। खौफ ने उसके दिल को जकड़ लिया। आज रात वो जमीन पर सोया तो शायद सुबह देखने के लिए जिंदा ना बचे। उसने घना दरख्त देखा और उस पर चढ़ गया, 2 शाखों के बीच में खुद को फंसाकर, ताकि नींद में गिरना पड़े। उस रात उस दरख्त पर बैठे हुए उसे नींद कहाँ आनी थी। वो अपनी बर्बादी पर रोता रहा। वो ब्राजील में अपनी आरामदा जिंदगी को याद करता, अपने बाप की नसीहत को याद करता। उसका लालच उसे कहाँ ले आया था? एक वीरान जजीरा, बिल्कुल अकेला, वहशी जानवरों के बीच।
उसको लगा कि उसकी जिंदगी का सफर यहां खत्म हो गया है। लेकिन जब सुबह हुई तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। तूफान थम चुका था और समंदर शांत था, और उसके जहाज का मलबा, द शिपरेक, अभी भी वहां था, रेत के टीले पर अटका हुआ, शोर से कोई 1 मील दूर। सोचो उसकी हालत। एक रात पहले जो मौत के अंदेशे से कांप रहा था, अब सुबह की रोशनी में जिंदगी की तरकीब सोच रहा था। जहाज उसके लिए एक तैरता हुआ खजाना था। अगर वो वहां तक पहुंच सका तो शायद उसे कुछ जरूरी चीजें मिल जाएं। उसने कपड़े उतारे और ठंडे पानी में उतर गया। तैरकर वो जहाज तक पहुंचा। जहाज का पिछला हिस्सा टूटा हुआ था, लेकिन आगे का हिस्सा बिल्कुल सही सलामत था। अंदर उसे हर वो चीज मिली जिसकी उसे जरूरत थी। सूखा गोश्त, बिस्किट्स, चावल, शराब, कपड़े और सबसे जरूरी एक कारपेंटर्स चेस्ट, संदूक जिसमें हथौड़े, आरी, कीलें और हर तरह के औजार थे। उसे बंदूकें, पिस्टल और ढेर सारा बारूद भी मिला। मगर सवाल ये था कि इतना सारा सामान वो किनारे तक कैसे ले जाएगा। उसने जहाज के टूटे हुए मस्तूल और लकड़ी के तख्तों से एक छोटा सा राफ्ट बनाया, एक छोटा सा मजबूत बेड़ा। इस काम में उसे पूरा दिन लग गया। जब वो राफ्ट तैयार हो गया तो उसने उस पर जितना सामान लाद सकता था लाद दिया। पहली बार में वो 3 बड़े संदूक, औजार, बंदूकें, बारूद और खाने का सामान लेकर किनारे की तरफ चल पड़ा। समंदर शांत था और एक हल्की सी लहर ने उसके राफ्ट को एक छोटी सी खाड़ी में पहुंचा दिया। उसने सामान उतारा और राफ्ट को वापस लाने के लिए तैयार हो गया। उस वीरान जजीरे पर उसकी नई जिंदगी का पहला दिन था और उसके पास अब जीने का सामान था। जिस जहाज ने उसकी दुनिया उजाड़ी थी, अब वही जहाज उसकी नई दुनिया बसाने का सामान दे रहा था। किस्मत का ये खेल, ये अजीब इंसाफ, शायद यही वो सबक था जो खुदा उसे सिखाना चाहता था इस वीरान जजीरे पर, बिल्कुल अकेला। किस्मत का ये खेल, ये अजीब इंसाफ, शायद यही वो सबक था जो खुदा उसे सिखाना चाहता था इस वीरान जजीरे पर, बिल्कुल अकेला। अगले 12 दिन उसने यही काम किया। हर रोज वो अपने राफ्ट पर सवार होता, टूटे हुए जहाज तक जाता और जो कुछ भी ला सकता था ले आता। रस्सी, कैनवस के कपड़े, रम की बोतलें, आटा, चीनी और यहाँ तक कि जहाज के कुत्ते और 2 बिल्लियों को भी वो अपने साथ ले आया। ये बेजुबान साथी उसके अकेलेपन में पहली राहत थे। हर बार जब वो जहाज तक जाता, समंदर उसकी मदद करता। मगर 13वीं बार जब वो जहाज पर था, एक जोर का तूफान उठा। हवा ने जहाज को ऐसे झंझोड़ा जैसे वो कागज की कश्ती हो, और क्रूसो ने अपनी आंखों के सामने उस जहाज को समंदर में गर्क होते देखा। उसके और उसकी पुरानी दुनिया के बीच का आखिरी पुल भी टूट चुका था। अब वो सचमुच में इस जजीरे का एक हिस्सा था। उसका पहला काम था अपने लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां वो महफूज रह सके, एक ऐसी पनाहगाह जो ना सिर्फ बारिश और धूप से बचाए बल्कि उन अनजाने खतरों से भी जिनका उसे अभी तक इल्म नहीं था। क्या पता यहाँ कोई जंगली जानवर हो या शायद कोई जंगली इंसान। ये सोच उसके दिल में खौफ सा भर देती थी। उसने एक छोटी सी पहाड़ी की तलाश की जिसकी चट्टान बिल्कुल सीधी थी और उसके नीचे एक छोटा हमवार मैदान था। उस चट्टान के दामन में गुफा का दहाना भी था, जैसे कुदरत ने उसके लिए घर पहले से तैयार कर रखा हो। यही वो जगह थी। उसने जहाज से लाए हुए सामान से वहां एक टेंट लगाया और उसके चारों तरफ एक किला सा बनाना शुरू कर दिया। उसने लकड़ी के मजबूत नुकीले स्टेक काटे और उन्हें जमीन में गाड़कर एक सेमी सर्कल बनाया, एक ऐसी बाड़ जिसके अंदर दाखिल होने का कोई दरवाजा नहीं था। अंदर आने जाने के लिए उसने एक छोटी सी सीढ़ी बनाई जिसे वो अंदर आने के बाद ऊपर खींच लेता था। अब वो अपने कैसल में, अपनी छोटी सी सल्तनत में महफूज था। अपने सामान को बारिश से बचाने के लिए उसने उस गुफा को खोदकर बड़ा करना शुरू किया। हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करता। वो एक इंजीनियर था, एक मजदूर था, एक बढ़ई था, वो सब कुछ था। उसने लकड़ी से एक कुर्सी बनाई, एक मेज बनाई। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये उस तहजीब की निशानियां थीं जिसे वो पीछे छोड़ आया था। ये उसके इंसान होने का सबूत थीं। और फिर उसने एक सबसे जरूरी काम किया। उसने वक्त का हिसाब रखना शुरू किया। सोचो, जब हर दिन एक जैसा हो, जब सूरज का निकलना और डूबना ही तुम्हारा कैलेंडर हो, तो इंसान कैसे अपना होश कायम रख सकता है। उसने एक बड़ी सी लकड़ी की क्रॉस बनाई और उसे किनारे पर गाड़ दिया। हर रोज वो उस पर एक छोटा सा निशान बनाता और हर 7वें दिन एक लंबा निशान। इस तरह उसे दिन और हफ्तों का हिसाब रहता था। उसने जहाज से लाई हुई स्याही और कागज से एक जर्नल लिखना शुरू किया। अपने दिन भर के काम, अपनी सोच, अपने डर, वो सब कुछ लिखता था। ये जर्नल उसका दोस्त था, उसका हमराज, उसकी आवाज जो इस खामोशी में गूंजती थी। महीने बीतने लगे। क्रूसो ने जजीरे को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसने देखा कि जजीरे का दूसरा हिस्सा बहुत हरा भरा और खूबसूरत था।
वहां मीठे पानी के चश्मे थे, अंगूर की बेलें थीं, नारंगियों और लेमन्स के दरख्त थे। उसने जंगली बकरियों का एक रेवाड़ देखा। उसने बंदूक से उनका शिकार करना सीखा। अब उसके पास गोश्त की कमी नहीं थी। उसने एक बकरी का बच्चा पकड़ लिया और उसे पालना शुरू कर दिया, ताकि आगे चलकर उसके पास दूध और गोश्त का मुस्तकिल जरिया हो। उसने अपने लिए कंट्री हाउस भी बनाया, एक छोटी सी झोपड़ी उस जन्नतनुमा वादी में। मगर अफसोस, जन्नत भी जहन्नम लगती है जब उसमें आप अकेले हों। हर शाम जब वो अपने किले में वापस आता, अपनी मेज पर बैठकर अकेला खाना खाता, तो एक अजीब सी उदासी उस पर छा जाती। वो अपने 2 बिल्लियों और कुत्ते से बातें करता, पर उनकी खामोशी उसके अकेलेपन को और गहरा कर देती थी। और फिर तकरीबन 10 महीने गुजरने के बाद वो बीमार पड़ गया। एक ऐसी बीमारी जिसने उसे तोड़कर रख दिया। उसे तेज बुखार होता, जिस्म में कपकपी तारी हो जाती। कई दिन तक वो अपने बिस्तर से उठ नहीं सका। पानी का एक घूंट पीने की हिम्मत नहीं थी। उस कमजोरी और लाचारी के आलम में उसे पहली बार मौत का खौफ महसूस हुआ। मगर जिस्म की तकलीफ से ज्यादा उसकी रूह में एक तूफान बरपा था। तन्हाई में, बुखार की शिद्दत में उसे अपने गुनाह याद आए। अपने बाप की नाफरमानी, समंदर की तरफ उसकी दीवानगी, खुदा से उसकी गफलत। वो जमीन पर घुटनों के बल गिरा और शायद जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से दुआ मांगी, लॉर्ड बी मर्सीफुल टू मी फॉर आई एम अ ग्रेट सिनर। उसने अपने संदूक में से वो बाइबल निकाली जो वो जहाज से लाया था, और उसे पढ़ना शुरू किया। एक आयत पर उसकी नजर ठहरी, कॉल ऑन मी इन द डे ऑफ ट्रबल एंड आई विल डिलीवर एंड दाउ शैल ग्लोरीफाई मी। ये अल्फाज उसके दिल में उतर गए। उस रात वो सुकून से सोया। अगली सुबह उसका बुखार उतर चुका था। उस दिन उस जजीरे पर रॉबिन्सन क्रूसो ने सिर्फ अपने जिस्म की बीमारी से शिफा नहीं पाई, उसने अपनी रूह को भी तंदुरुस्त करना शुरू कर दिया था। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं था, अब उसने जीना सीखना शुरू कर दिया था। और ये जीना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं था, ये अपने वजूद को एक मायने देना था। उसने अपने दिन को तरतीब दी, सुबह उठकर खुदा का शुक्र अदा करना, बाइबल पढ़ना, फिर अपने काम काज में लग जाना। हर चीज़ का हिसाब था, हर दिन का एक मकसद। उसने अपने डायरी में लिखा, मेरे पास दुनिया की हर नेमत है, बस इंसानी सोहबत के सिवा। उसने अपने जजीरे को अपनी सल्तनत समझ लिया था और खुद को उसका शहंशाह। मगर ये शहंशाह अब पहले से ज़्यादा हम्बल और शुक्रगुजार था। इसी शुक्रगुजारी ने उसे हिम्मत दी कि वो अपने कैसल की दीवारों से बाहर निकलकर जजीरे को ठीक से एक्सप्लोर करे। एक दिन वो अपनी बंदूक उठाकर जजीरे के दूसरे अनजान हिस्से की तरफ निकल पड़ा, और जो मंजर उसने देखा उसकी आंखें खुली रह गईं। ये हिस्सा उसके किनारे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ ज़मीन ज़्यादा जरखेज थी, सब्ज घास के मैदान थे, मीठे फलों से लदे दरख्त और साफ पानी की नदियाँ बह रही थीं। उसे अंगूर की बेलें नजर आईं, जिनको उसने धूप में सुखाकर किशमिश बनाने का सोचा। उसे मेलन्स और दूसरे फल मिले जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये जगह गोया जन्नत का एक टुकड़ा थी। उसने फैसला किया कि वो यहाँ भी एक छोटा सा घर बनाएगा, एक कंट्री हाउस, जहाँ वो गर्मियों में आकर रह सके। उसने उस वादी को वैली ऑफ कंटेंटमेंट का नाम दिया। अब उसके पास 2 घर थे, एक हिफाजत के लिए, दूसरा सुकून के लिए। वक्त गुजरता रहा, साल सालों में बदलते रहे। उसके जहाज से लाए गए बीज जो उसने गलती से जमीन पर फेंक दिए थे, अब उनमें से अनाज उगना शुरू हो गया। पहली बार जब उसने अपनी जमीन पर उगी हुई जौ और चावल की बालियां देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ गिजा नहीं थी, ये उम्मीद थी। ये इस बात का सबूत था कि प्रोविडेंस यानी कुदरत उसे यहाँ जिंदा रखना चाहती है। उसने मेहनत से जमीन तैयार की, खेती बाड़ी सीखी, और अगले कुछ सालों में उसके पास इतना अनाज जमा हो गया कि उसे रोटी की फिक्र नहीं रही। मगर रोटी पकाने के लिए बर्तन चाहिए थे। उसने मिट्टी से बर्तन बनाने की कोशिश की। सोचो, वो आदमी जो कभी आराम से मेज पर खाता था, अब अपने हाथों से मट्टी गूंद रहा था। पहले कई बर्तन टूटे, कुछ आग में जल गए, कुछ पानी में घुल गए, मगर क्रूसो ने हार नहीं मानी। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद उसने कुछ बदशक्ल मगर मजबूत बर्तन बना लिए। उस दिन जब उसने अपने हाथ के बने बर्तन में अपने खेत की उगाई रोटी पकाई, तो उससे ज़्यादा लजीज चीज़ उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाई थी। उसके साथ अब उसके पालतू जानवर भी थे। वो कुत्ता जो जहाज से उसके साथ आया था, बरसों तक उसका वफादार साथी रहा, लेकिन फिर बुढ़ापे में मर गया। बिल्लियाँ जो वो लाया था, उनकी नस्ल इतनी बढ़ गई कि पूरा जजीरा बिल्लियों से भर गया। मगर उसका सबसे अजीज साथी बना एक तोता।
उसने उसे पकड़ा और बरसों की मेहनत से उसे बोलना सिखाया। एक दिन जब क्रूसो अपने काम में मसरूफ था, उसे एक आवाज सुनाई दी, पुअर रॉबिन क्रूसो, वेयर आर यू, वेयर हैव यू बीन। उसने पलटकर देखा तो वो उसका तोता पॉल था, उसी के सिखाए हुए अल्फाज दोहरा रहा था। उस लम्हे क्रूसो को जो खुशी महसूस हुई वो बयान से बाहर है। बरसों बाद उसने अपने नाम को किसी और की जबान से सुना था, भले ही वो एक परिंदा ही क्यों ना हो। अब तक उसे जजीरे पर रहते हुए 15 साल गुजर चुके थे। उसके बाल और दाढ़ी लंबी हो चुकी थीं। उसके कपड़े बकरी की खाल से बनाए हुए थे और उसके सर पर एक अजीब सी कैप थी। वो अब लंदन का रॉबिन्सन क्रूसो नहीं था, वो इस जजीरे का एक हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी तन्हाई के साथ जीना सीख लिया था। उसे यकीन हो चुका था कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है, इसी जजीरे पर मरना। उसने इस किस्मत को कबूल कर लिया था। अब उसे समंदर के जहाजों का इंतजार नहीं रहता था। उसका दिल मुतमईन था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन दोपहर को वो अपने कासल से निकलकर समंदर के किनारे टहल रहा था, उस तरफ जहां वो कम ही जाता था। अचानक उसकी नजर रेत पर पड़ी और वो जम गया। उसकी सांस रुक गई। उसके कदम वहीं आकर ठहर गए, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। वहां साफ और वाज़ेह एक इंसान के पांव का निशान था, एक नंगा पांव। हील, अंगूठे, उंगलियां, सब कुछ बिल्कुल साफ। ये किसी भूत का निशान नहीं था, ये उसके अपने ख्याल का धोखा नहीं था, ये हकीकत थी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। वो उस निशान के पास गया, उसे बार बार देखा। उसने अपना पांव उसके साथ मिलाकर देखा। ये निशान उसके पांव से बड़ा था। इसका मतलब साफ था, इस जजीरे पर उसके सिवा कोई और भी था। 15 साल का सुकून, 15 साल की तन्हाई की आदत, 15 साल का इत्मीनान एक लम्हे में राख हो गया। उसके अंदर खौफ की एक ऐसी लहर उठी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। वो भागा, ऐसे भागा जैसे उसके पीछे मौत लगी हो। वो हर झाड़ी, हर दरख्त के पीछे देखता कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। वो अपने किले में घुस गया। उसने सीढ़ी ऊपर खींच ली और दरवाजे को अंदर से पत्थरों से बंद कर दिया। उस रात वो सो नहीं सका। हजारों ख्यालात उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। ये कौन हो सकता है, दोस्त या दुश्मन? क्या वो लोग अभी भी यहीं हैं? उस जजीरे का बादशाह अब अपने ही महल में एक कैदी बन गया था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। और ये एहसास तन्हाई से भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। और ये एहसास तन्हाई से भी ज्यादा खौफनाक था। खौफ एक ऐसा जहर है जो इंसान की रूह में उतरकर उसकी हर सोच को काला कर देता है। अगले 2 साल तक रॉबिन्सन क्रूसो एक कैदीबाना जिंदगी गुजारता रहा। वो अपने किले से सिर्फ जरूरत के लिए ही निकलता, हर वक्त चौकन्ना, हर आहट पर कांप उठता। उसने अपने घर के गिर्द एक और दीवार खड़ी की, उसमें छोटे छोटे सुराग बनाए ताकि वो बाहर निकलने वाली बंदूकों के लिए इस्तेमाल कर सके। उसका जजीरा, जो कभी उसकी जन्नत था, अब एक खौफनाक कैद खाना बन चुका था, जिसके हर कोने में अनजाना दुश्मन छिपा हो सकता था। फिर एक दिन जब वो जजीरे के दूसरे किनारे पर गया, उसने वो मंजर देखा जिसने उसके खौफ को नफरत और गुस्से में बदल दिया। वहां समंदर के किनारे रेत पर इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। एक बुझी हुई आग के गिर्द खून के निशान थे। उसे समझते देर ना लगी, ये लोग, ये वहशी कैनिबल्स थे, इंसान का गोश्त खाने वाले दरिंदे। उसका खून खौल उठा। उसके अंदर का अंग्रेज, उसके अंदर का मसीही जाग उठा। उसने फैसला किया कि अगली बार जब वो आएंगे, वो उन सबको मार डालेगा। खुदा की जमीन को इन जैसे शैतानों से पाक करेगा। लेकिन फिर उसकी अकल ने उसके जज्बात पर काबू पाया। उसने खुद से पूछा, मैं कौन होता हूं उनका जज बनने वाला, उन्हें सजा देने वाला? ये लोग मुझे नहीं जानते, उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। शायद ये खुदा की मर्जी है। इन्हें हिदायत देना मेरा काम नहीं, इन्हें कत्ल करना तो बिल्कुल भी नहीं। इस कश्मकश में कई साल गुजर गए। वो उनकी आमद पर छुप जाता, उनके जाने के बाद उनके वहशियाना काम के निशान देखता और उसका दिल गुस्से और बेबसी से भर जाता। वक्त गुजरता गया। अब उसे जजीरे पर रहते हुए 23 साल हो चुके थे। एक रात उसने ख्वाब देखा। उसने देखा कि कैनिबल्स की कश्ती किनारे पर आई है, उनके साथ एक कैदी है और वो कैदी भागकर उसकी तरफ आ रहा है और वो उसे बचा लेता है। ये ख्वाब उसके दिल में ऐसे बैठ गया जैसे ये कोई पैगाम हो, कोई इशारा हो।
कुछ अरसे बाद वो ख्वाब हकीकत बनकर सामने आ गया। एक सुबह उसने देखा 5 कश्तियां किनारे पर थीं और तकरीबन 30 कैनिबल्स थे। उनके पास 2 कैदी थे। उन्होंने एक को मारा और उसे पकाने लगे। दूसरा कैदी, एक नौजवान, अपनी जान बचाने के लिए अचानक उठकर भागा और किस्मत का खेल देखो, वो उसी तरफ भागा जहां क्रूसो छुपा हुआ था। उसके पीछे 2 वहशी दौड़े। क्रूसो ने सोचा यही वक्त है, यही प्रोविडेंस का इशारा है। उसने अपनी बंदूक उठाई और एक सरसराती हुई गोली ने एकस सीना चीर दिया। दूसरा हैरत से रुका। उसने आज तक ऐसी चीज ना देखी ना सुनी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, क्रूसो ने तलवार के एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। वो बचाया गया नौजवान डर और हैरत से जमीन पर गिर पड़ा। उसने क्रूसो के पांव पकड़ लिए और उन्हें चूमने लगा, जैसे कह रहा हो, मैं आपका गुलाम हूं। क्रूसो ने उसे उठाया, उसे तसल्ली दी। उस दिन 23 साल की तन्हाई का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। क्रूसो अब अकेला नहीं था। उसने उस नौजवान का नाम फ्राइडे रखा, क्योंकि उसने उसे जुम्मे के दिन ही बचाया था। फ्राइडे एक वफादार, समझदार और मेहनती साथी साबित हुआ। क्रूसो ने उसे अंग्रेजी सिखाई, उसे खेती बाड़ी के तरीके बताए और सबसे बढ़कर उसे अपने खुदा के बारे में बताया। फ्राइडे ने उसे बताया कि उसकी कौम पास के एक बड़े जजीरे पर रहती है और वो लोग जंग में पकड़े गए थे। फ्राइडे की कंपनी में क्रूसो ने फिर से मुस्कुराना सीखा, बात करना सीखा। वो अब एक बादशाह था, जिसकी एक छोटी सी रियासत थी और एक वफादार शहरी। चंद साल बाद कैनिबल्स फिर आए। इस बार उनके साथ 3 कैदी थी। क्रूसो और फ्राइडे अब एक टीम थे। उन्होंने मिलकर उन वहशियों पर हमला किया और उन कैदियों को बचा लिया। उनमें से एक स्पेन का रहने वाला था, जिसका जहाज बरसों पहले तबाह हो गया था, और दूसरा फ्राइडे का अपना बाप था। वो बाप बेटे का मिलन का मंजर इतना दिलसोज था कि क्रूसो की आंखें भी नम हो गई। अब उसके जजीरे की आबादी 4 लोगों पर मुश्तमिल थी, एक छोटा सा मल्टीकल्चरल समाज। उन्होंने मिलकर एक बड़ी कश्ती बनाने का सोचा ताकि वो सब वहां से निकल सकें। लेकिन इससे पहले कि उनका प्लान पूरा होता, किस्मत ने आखिरी और सबसे बड़ा पन्ना पलटा। एक अंग्रेजी जहाज, एक इंग्लिश शिप, उनके जजीरे के पास लंगर अंदाज हुआ। 28 साल बाद क्रूसो ने अपनी कौम का झंडा देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन ये खुशी भी अधूरी थी। जहाज पर बगावत हो चुकी थी। म्यूटिनियर्स ने कैप्टन और उसके कुछ वफादार साथियों को कैद कर लिया था और उन्हें इस वीरान जजीरे पर मारने के लिए लाए थे। रॉबिन्सन क्रूसो, जो 28 साल से सिविलाइजेशन से दूर था, अब सिविलाइजेशन को बचाने वाला था। उसने अपने तजर्बे, अपनी अक्लमंदी और जजीरे के चप्पे चप्पे के इल्म को इस्तेमाल किया। उसने कैप्टन से सौदा किया, मैं तुम्हारी और तुम्हारे जहाज की हिफाजत करूंगा अगर तुम मुझे और मेरे साथी को इंग्लैंड ले जाने का वादा करो। कैप्टन मान गया। रॉबिन्सन क्रूसो, जजीरे का बादशाह, अब एक जनरल बन चुका था। उसने और उसके साथियों ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि म्यूटिनीज उनके जाल में फंसते चले गए। उन्होंने उन्हें अलग अलग करके, डराकर और अपनी गिनती से ज्यादा जाहिर करके उन पर काबू पा लिया। बगावत को कुचल दिया गया। जहाज आजाद था और रॉबिन्सन क्रूसो 28 साल 2 महीने और 19 दिन बाद आजाद था। जब वो जहाज पर सवार हुआ, उसने आखिरी बार अपने जजीरे को देखा। वो जमीन का टुकड़ा जिसने उसे कैद किया था और उसी ने उसे पनाह दी थी, जिसने उससे सब कुछ छीना था और उसी ने उसे खुद से मिलवाया था। ये एक बिटर स्वीट मोमेंट था। उसने एक जजीरे को अपना घर बनाया था और अब उस घर को छोड़ने का वक्त आ गया था। इंग्लैंड वापस आकर उसे पता चला कि उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं, लेकिन ब्राजील में उसके प्लांटेशंस ने उसे एक बहुत अमीर आदमी बना दिया था। उसने फ्राइडे को हमेशा अपने साथ रखा। उसने शादी की, उसके बच्चे हुए, लेकिन उसके दिल के एक कोने में वो जजीरा हमेशा आबाद रहा। उसने आखिरकार सीख लिया था, इंसान की असल ताकत उसकी दौलत या उसके समाज में नहीं, बल्कि उसके ईमान, उसकी हिम्मत और उसकी एबिलिटी टू सर्वाइव में है। एक नौजवान जो समंदर की लहरों कर अपनी किस्मत आजमाने निकला था, वो जिंदगी के समंदर से सबक लेकर लौटा था। उसकी कहानी एक जहाज के तबाह होने की नहीं, बल्कि एक इंसान के फिर से बनने की दास्तान थी। एक ऐसी दास्तान जो हमेशा याद दिलाएगी कि सबसे गहरी तन्हाई में ही इंसान को खुदा और अपनी रूह दोनों सबसे करीब मिलते हैं।